हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं केमिस्ट्री का डे 2 क्लास में। देखिए दोस्तों, डे 1 क्लास जरूर विजिट करिएगा। हम लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर पदार्थ, जिसको मैटर के नाम से जानते हैं, हम स्टार्ट कर चुके हैं। डे 1 क्लास आ चुका है, ठीक है ना। तो आप डे 1 क्लास जरूर विजिट करें, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आज का क्लास डे 2 क्लास है दोस्तों। तो आज हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साथ के साथ पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे किया जाएगा, ठीक है ना, इसके बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों आपके डिफरेंट गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। चाहे आपका एग्जाम एसएससी के अंदर हो, रेलवे के अंदर हो, व्यापम, या फिर कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है ना, काफी महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करिए, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच कर सके दोस्तों, ठीक है ना। अगर हम कहें कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, ठीक है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर, तो मोस्ट ऑफ द पर्सन यही कहते हैं कि ठोस, द्रव, गैस, 3 अवस्थाएं होती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब एग्जाम में सवाल आएंगे ना दोस्तों, एग्जाम में जब सवाल आएंगे तो हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करना होता है, ठीक है। सर इसका मतलब और भी कोई अवस्थाएं होंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा, ठीक है ना, 22 से भी ज्यादा पदार्थ की अवस्थाएं बताई गई है, ठीक है ना। लेकिन उनमें से कुछ प्रायोगिक तौर पे है, प्रैक्टिकली, ठीक है ना, बाकी सारे के सारे सैद्धांतिक तौर पे है दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर आपको कभी भी कोई भी इस तरह के सवाल करते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो भौतिक तौर पे 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन वैज्ञानिकों के आधार पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो प्रायोगिक तौर पे ये 3 अवस्थाओं के अलावा, ठोस, द्रव, गैस के अलावा, चौथी अवस्था होता है प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है ना। सवाल कई बार पूछे गए हैं, है ना, मैं आपको दिखाऊंगा कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ये पदार्थ की कौन से नंबर की अवस्था है, तो आप क्या बोलेंगे? 5वीं नंबर की अवस्था है। ये सवाल पूछे गए हैं। तो अगर आप इस तरह से दिमाग में रखकर चल रहे हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन वो भौतिक अवस्थाएं हैं जिसको आप देखकर बता देते हैं कि ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है, ठीक है ना। हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि चौथी अवस्था प्लाज्मा कैसे प्राप्त होता है, और ये 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कैसे प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये लेक्चर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और आप सीक्वेंस से फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपका केमिस्ट्री के अंदर जो कमांड है वो एक समय के बाद बेहतरीन साबित होने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मजेदार सेशन, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, मैटर जिसको हम पदार्थ के नाम से जानते हैं, पदार्थ का डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझाया गया है डे 1 क्लास में। हमने कुछ इस तरह से बताया था कि आप अपने चारों तरफ ऐसे घूम कर देखिए, आपको जो जो चीजें दिखाई पड़ेगी वही तो मैटर है, ठीक है ना। एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस, हमारे चारों ओर मौजूद हर वो चीजें जो हमको दिखाई दे रही है, वो सभी क्या है? मैटर है दोस्तों, ठीक है ना। मैंने कहा जी, दुनिया में मौजूद जितने भी लोग हैं उसको आप 3 कैटेगरी में डिवाइड करो। मैंने कहा जी, एक कैटेगरी गोरे रंग का होगा, दूसरा कैटेगरी सांवले रंग का होगा, तीसरा कैटेगरी काले रंग का होगा। तो ऐसा करने में क्या आपको कोई तकलीफ होगा? मतलब क्या आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना होगा? नहीं, वो तो हम देखकर बता देंगे सर। यही बोलेंगे, गोरे रंग वाले को एक तरफ खड़ा कर देंगे, सांवले रंग वाले को एक तरफ खड़ा कर देंगे, और साथ के साथ काले रंग वाले को एक तरफ खड़ा कर देंगे। ऐसा क्यों कर पाया पता है? क्योंकि वो तो देखने से समझ आ जाता है ना, काला रंग, गोला रंग, सांवले रंग, हाँ कि ना। तो वैसे ही मैं अगर कहूं, हमारे चारों तरफ मौजूद जो पदार्थ है जिसको हम देख पा रहे हैं, ठीक है ना, इसका मतलब क्या समझे? भौतिक रूप से,
है ना, जिसको हम देख कर बता पाते हैं उसको बोलते हैं भौतिक रूप से बता पाना, फिजिकली बता पाना। तो मैं अगर कहूं दोस्तों, जितने भी मैटर जिसको आप देख पा रहे हैं, जो आपके चारों तरफ मौजूद है, ठीक है ना, इसका वर्गीकरण करिए। मैंने कहा भौतिक वर्गीकरण, यही समझेंगे आप, ठीक है, जिसको हम देखकर बता दें। तो आप बोलेंगे कि सर सॉलिड वाले को एक तरफ रख देंगे, लिक्विड वाले को एक तरफ रख देंगे, गैस वाले को एक तरफ रख देंगे, कौन सी बड़ी बात है, यही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो ठीक उसी तरह दोस्तों, आप जो बताते हैं पदार्थ की तीन अवस्थाएं, तो एक्चुअली वो भौतिक अवस्थाएं हैं, तीन अवस्थाएं जिसको आप देखकर बता सकते हैं। अरे लिक्विड को नहीं बता सकते, पानी क्या है ना, उसको आप देखकर बता देंगे तो लिक्विड है सर, ठीक है। मैंने कहा जैसे वुड, लकड़ी क्या है सर, ये तो ठोस पदार्थ है, सॉलिड कैटेगरी में आएगा। आप बोलेंगे सर मैं ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे आता है तो इसको देखकर नहीं बता दूंगा, अरे सिलेंडर में ऑक्सीजन लिखा हुआ है और उसके अंदर जो गैस भरी हुई है, यही बोलेंगे ना, तो वो गैस वाले कैटेगरी में चला जाएगा। जिसको आप देख कर बता पाओ दोस्तों, उसको बोलते हैं हम भौतिक रूप से बता पाना, फिजिकली बता पाना। तो मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम बोलेंगे ठोस, द्रव, गैस। द्रव को ही हम तरल भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने कहा जी जैसे कि ये पेन है, ये ठोस है कि द्रव है कि गैस है, आप देखकर बता पाएंगे? आप बोलेंगे सर ये ठोस है, लेकिन आप कैसे बता पाए कि ये ठोस है, इसके पीछे क्या लॉजिक लगाया होगा आपने, ठीक है। तो थोड़ा सा हम कंसेप्चुअली अब बात करेंगे, ठोस को कैसे पहचानेंगे कंसेप्चुअली, हमारे सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। द्रव को कैसे पहचानेंगे, है ना, लिक्विड को कैसे पहचानेंगे, हमारे सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्चुअली हमको बताना होगा। वैसे ही गैस को, ठीक है ना। तो आप कहेंगे पता है जैसे कि ये पेन है सर, ये ठोस है, सॉलिड है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पेन को जैसे मैं हाथ में रखा हूं, इसका जो भी आप आकार देख पा रहे हैं, है ना, इसका आकार मैं अगर इसको जेब में रख लूं, ठीक है, तो बदल जाएगा क्या? नहीं, आप इसको कहीं पर भी रखिए, चाहे मैं इसको आपके हाथ में दे दूं तब भी इसका आकार बदलने वाला है क्या? नहीं, ठीक है ना। साथ के साथ इसका वॉल्यूम या फिर कहें आयतन, जो भी है, मतलब जितना स्थान घेरता है कोई भी पदार्थ, उसका आयतन कहा जाता है। उस घेरी हुई स्थान को उसका आयतन कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका आयतन बदल जाएगा क्या? एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे? नहीं, मतलब ऐसा कोई भी पदार्थ जिसका एक निश्चित आकार होगा और एक निश्चित आयतन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ठोस कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? तो ठोस अवस्था में वस्तु के निश्चित आकार और आयतन को दर्शाती है दोस्तों, ध्यान रहेगा ये बात, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं अगर कहूं लिक्विड, जिसको हम तरल कहेंगे या फिर द्रव के नाम से भी जानेंगे, तो किसी निश्चित तापमान पर द्रव का निश्चित आयतन होता है और यह उसी बर्तन के आकृति ले लेता है जिसमें इसे उड़ेला जाए, ठीक है ना। अब यहां पे लिक्विड और सॉलिड में डिफरेंस क्या आ गया पता है? मैंने कहा सॉलिड का आयतन और लिक्विड का आयतन ये तो फिक्स रहेगा, लेकिन अगर हम कहें सॉलिड का जो आकार या आकृति होगा ये तो फिक्स रहेगा, लेकिन लिक्विड की केस में इसका जो आकार है या आकृति है ये फिक्स नहीं रहता। मैंने कहा जी आप एक बोतल लीजिए, पानी बोतल, उसमें आप पानी भर दीजिए, तो जो पानी का आकार है, आकृति है या फिर शेप, वो उस बोतल के आकार को ले लेगा क्या, है ना, जिसमें उसको उड़ेला जाए। मैंने कहा कि उसी बोतल में रखी हुई पानी को आप अगर किसी टब में ले जाकर उड़ेल दिए तो अब उसका आकार बदल जाएगा, शेप बदल जाएगा। मतलब जिस शेप के बर्तन में आप उड़ेल देंगे लिक्विड को, वो उसी बर्तन का शेप ले लेगा, उसी बर्तन का आकार ले लेगा। आकार, आकृति फिक्स नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है लिक्विड के केस में, लेकिन जो स्थान घेरता है, चाहे उसको बोतल में भर कर रखिए उस लिक्विड को, चाहे आप उसको टब में उड़ेल दीजिए, जितना स्थान वो बोतल में
घेर रहा है, उतना ही स्थान कहां पर घेरेगा, टब में भी घेरेगा, मतलब उसका आयतन फिक्स होगा। ठीक है, दो बातें क्लियर हुआ, सॉलिड और लिक्विड। ठीक है ना, सॉलिड के केस में एक निश्चित आकार होता है पदार्थ का और आयतन भी फिक्स होता है, निश्चित होता है। लेकिन लिक्विड के केस में बात करेंगे दोस्तों, तो किसी निश्चित तापमान पर हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि द्रव का निश्चित आयतन होगा, लेकिन उसी बर्तन का आकार ले लेता है जिसमें इसे उड़ेला जाता है, मतलब इसका आकार फिक्स नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो गैस की कंडीशन में ना दोस्तों, इसका ना तो आकार फिक्स होता है और ना ही आयतन फिक्स होता है। समझ पा रहे हैं क्या? मैंने कहा जी, जिस तरह से लिक्विड का आकार फिक्स नहीं होता, वैसे ही गैस का भी आकार फिक्स नहीं होता। मैंने कहा कि आप एक बोतल में गैस को भर दो तो बोतल का आकार ले लेगा, आप उसी गैस को सिलेंडर में भर दो तो सिलेंडर का आकार ले लेगा। तो आकार फिक्स है क्या? नहीं। अगर मैं कहूं आयतन मतलब स्थान घेरना, तो आप देखेंगे गैस को बोतल में भरेंगे तो जगह कम है बोतल में, सिलेंडर के कंपेयर में, अरे सिलेंडर में जगह ज्यादा है। तो मैंने कहा जी, बोतल में आप गैस को भरेंगे तो बोतल जितना आयतन घेरेगा बोतल के अंदर, ठीक है, या फिर जितना स्थान घेरेगा, उससे ज्यादा स्थान कहां घेरेगा? सिलेंडर में। अगर आप गैस को भर देंगे तो पूरा वो सिलेंडर में फैल जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूं उस गैस को रूम में छोड़ दो तो पूरा रूम में भर जाए, पूरा रूम को घेर लेगा। मैंने कहा कि स्थान घेरने का मतलब आयतन, तो वो तो अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग स्थान घेर रहा है। कौन? गैस। तो गैस का आयतन फिक्स नहीं होता और न ही उसका आकार फिक्स होता है। इसी वजह से दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे हम कहते हैं घर में जो सिलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी सिलेंडर, ठीक है, तो उसमें जो गैस को मापा जाता है वो ना किलोग्राम में मापा जाता है। क्यों पता है? लीटर में क्यों नहीं मापते? क्योंकि ना भाई साहब, क्योंकि लीटर का मतलब होता है आयतन। ठीक है, तो मैंने कहा जी, गैस का तो आयतन फिक्स होता ही नहीं ना। एक बोतल के अंदर गैस का आयतन अलग दिखाएगा, सिलेंडर के अंदर उतने ही गैस का आयतन अलग दिखाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? इसलिए सिलेंडर में जो गैस भरी होती है उसको हम लीटर से नहीं मापते दोस्तों, किलोग्राम से मापते हैं। समझ पाए बात को? क्लियर है? लेकिन अगर मैं कहता हूं दूध, तो दूध का पैकेट जैसे आता है वो लीटर में आता है क्या? क्यों आता है? क्योंकि आयतन फिक्स होता है ना लिक्विड का। दूध क्या है? लिक्विड है। इज दैट क्लियर? तो यहां से आपको एक चीज और क्लियर हुआ होगा। कौन सी बात? सर लीटर है ना, लीटर का इस्तेमाल हम कहां पे करेंगे? वहां पे करेंगे जहां पे पदार्थ का आयतन निश्चित होता है। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से ठोस, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसको हम अपने सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डिफाइन करेंगे ये हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। ओके, ठीक है दोस्तों, पिछले क्लास में हम कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। मैंने बताया था जी, कोई भी मैटर हो, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, एवरी मैटर का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, मतलब मास होगा, और एवरी मैटर कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा, मतलब उसका कुछ ना कुछ आयतन होगा जिसको हम कहेंगे वॉल्यूम। पक्की बात है? ठीक है, तो ये दो बातें हैं जो हर एक मैटर में कॉमन रूप से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मैंने और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, जैसे कि मैटर का या फिर पदार्थ के भौतिक गुण, ठीक है ना, फिजिकल नेचर ऑफ एनी मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। तो मैंने कहा जी, कोई भी पदार्थ की बात करिए, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, ठीक है ना, वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बने होंगे, बहुत सारे कणों से मिलकर बने होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि कोई भी मैटर हो, ठीक है, कोई भी पदार्थ हो जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद होंगे, बहुत सारे कण मौजूद होंगे, ठीक है ना, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, तो पार्टिकल्स के बीच कुछ ना कुछ गैप होता है। हालांकि अलग अलग मैटर में
गैप कम ज्यादा इस तरह से दिखाई देगा। गैप का मतलब स्पेस होगा, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है दोस्तों, गैप होता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैंने कहा जी आपको ध्यान रखना चाहिए, कोई भी पदार्थ के अंदर जो कण मौजूद होते हैं वो कंटिन्यूअसली मोशन वाले अवस्था में होते हैं, निरंतर गतिशील अवस्था में होता है। अब ये डिपेंड करेगा कि वो लिक्विड है, सॉलिड है कि गैस है, ठीक है ना। तो किसी अवस्था में ज्यादा गतिशील होंगे, ठीक है, किसी में कम होंगे, तो अलग अलग मैटर की अवस्था पे डिपेंड करेगा। लेकिन निरंतर गति करते रहते हैं पार्टिकल्स जो उस पदार्थ में मौजूद होते हैं। साथ के साथ पदार्थ में मौजूद जितने भी कण होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको बताया भी था दोस्तों, भौतिक रूप से जैसे हमने वर्गीकरण किया, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस, ये मैटर का क्लासिफिकेशन है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो हमने आपको बताया था कि सॉलिड स्टेट में, सॉलिड वाले अवस्था में पदार्थ की जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। इसका मतलब कणों के बीच जो आकर्षण है वो ज्यादा रहा होगा। अरे पास पास तभी रहेंगी कोई भी दो चीजें जब वो दोनों के बीच आकर्षण ज्यादा है, तभी तो पास पास रहेंगे ना, ठीक है। तो सॉलिड के केस में अगर मैंने कहा आकर्षण बल, कणों के बीच आकर्षण बल तो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, लिक्विड और गैस के कंपेयर में। अगर मैं कहूं ऐसा कौन सा पदार्थ की अवस्था है जहां पे पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होगा, तो आप बोलेंगे जिस अवस्था में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होंगे। गैस अवस्था में होता है क्या, ठीक है, तो यहां पे आकर्षण बल बहुत ही कम लगेगा पार्टिकल्स के बीच, यही बोलेंगे। हाँ सर बात तो सही है। तो सॉलिड अवस्था में पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए आकर्षण बल सबसे ज्यादा लगेगा, और इससे थोड़ा कम लगेगा लिक्विड में। क्यों? क्योंकि लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच जो गैप है वो थोड़ा बढ़ जाता है ना, गैप ज्यादा है ना यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच, तो यहाँ पे आकर्षण बल थोड़ा कम लगेगा। और यहाँ गैस की अवस्था में पार्टिकल्स और बहुत दूर दूर है तो गैप और बढ़ गया, तो यहाँ पे आकर्षण बल सबसे कम, यही कहेंगे क्या? आ रही बात समझ में? ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में मैंने आपको एक और सवाल पूछा था और इसका आंसर भी बताया था डे 1 क्लास में कि पदार्थ की ऐसी कौन सी अवस्था है जहां पर पार्टिकल्स बहुत अधिक गतिशील होंगे, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर वैसे तो पदार्थ के अंदर मौजूद सारे पार्टिकल्स निरंतर गतिशील होते हैं, लगातार गति करते रहते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैंने कहा पदार्थ की कौन सी अवस्था जहां पर पार्टिकल्स अधिक गतिशील होंगे, तो आप क्या बोलेंगे कि सर हम पदार्थ की ऐसी अवस्था ढूंढेंगे जहां पे पार्टिकल्स ज्यादा स्वतंत्र हो गति करने के लिए। और वो ज्यादा स्वतंत्र कब होगा? जब पार्टिकल्स के बीच जो गैप है वो ज्यादा होगा, मतलब पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है इसलिए गैप ज्यादा है, और गैप ज्यादा है तो इसके पास स्पेस ज्यादा हो गया ना स्वतंत्र गति करने के लिए, ठीक है। सर मैं समझ गया, गैस अवस्था है सर, पदार्थ की गैस अवस्था है जहां पे पार्टिकल अधिक गतिशील होंगे, अधिक गतिशील। तो सर इसका मतलब अगर उल्टा बात करें, अपोजिट बात करें, पदार्थ की ऐसी अवस्था जहां पे पार्टिकल्स बहुत कम गतिशील होंगे, बहुत कम गति कर पाएंगे, तो वो अवस्था सॉलिड वाली अवस्था होगा क्या? ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे पार्टिकल्स के बीच जो गैप है ना, स्पेस है, बहुत कम है, ये ज्यादा स्वतंत्र नहीं है, ये कम स्वतंत्र है गति करने के लिए, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच जो गैप है, स्पेस है, वो बहुत कम है। और ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स यहां बहुत पास पास है। और ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे को ज्यादा आकर्षित करके रखे हुए हैं, एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं, इस वजह से ये बहुत कम स्वतंत्र है गति करने के लिए। समझ पा रहे हैं क्या? तो कम गतिशील है ना, सबसे कम गतिशील, सबसे कम गतिशील सॉलिड के पार्टिकल होंगे, और सबसे अधिक
अधिक गतिशील, सबसे अधिक गतिशील गैस के पार्टिकल होंगे। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? चलिए दोस्तों, अब हम फाइनली पदार्थ की अवस्था के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसको हम कहेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है ना? तो पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होंगे? तो आपका जवाब होना चाहिए पहली अवस्था सॉलिड, दूसरी अवस्था लिक्विड, तीसरी अवस्था गैस, चौथी अवस्था प्लाज्मा, पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा इस बात को। लेकिन अगर मैं कहता हूं दोस्तों पदार्थ की भौतिक अवस्था कितने होंगे जिसको आप देख कर बता पाए, ठीक है, तो भौतिक अवस्था कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है ना? भौतिक अवस्था, मैंने कहा भौतिक अवस्था, पदार्थ की भौतिक अवस्था कितने होंगे? तो आप बोलेंगे 3 होंगे। इज दैट क्लियर? 1 2 3, ठोस द्रव गैस। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पदार्थ की अवस्था, तो आप बोलेंगे सर पदार्थ की अवस्था में भौतिक अवस्था तो है 3, लेकिन इसके अलावा चौथी अवस्था प्लाज्मा है, पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। ठीक है? अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा यहां पे हम बात कर लेते हैं। वैज्ञानिकों के आधार पे इन 5 अवस्था को लेकर क्या बोला गया है? वैज्ञानिकों द्वारा अब तक पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई है। ठीक है, इसीलिए तो मैंने 5 अवस्था बताया ना, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बीईसी कहेंगे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है ना? पहली 3 अवस्थाएं जिसको हम कहेंगे भौतिक अवस्था, ठीक है, ठोस द्रव गैस पृथ्वी पर सामान्य रूप से पाई जाती है ना, जिसको हम देखकर बताते हैं कि ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये पृथ्वी पर सामान्य रूप से पाई जाती है, जिसको हम देखकर बता देते हैं, इसलिए तो हमने भौतिक अवस्था कहा, ठोस द्रव गैस। जबकि प्लाज्मा जो कि चौथी अवस्था है, ये उच्च ऊर्जा वाली अवस्था है, एक उच्च ऊर्जा वाली अवस्था है दोस्तों, जो तारों और सूर्य में पाई जाती है। ठीक है, अब ये वैज्ञानिक ने बताया भाई साहब, और आपको देखना है कि प्लाज्मा कैसे दिखते हैं, तो आपको तारों में जाना पड़ेगा, सूर्य में जाना पड़ेगा। ठीक है, तब दिखाई पड़ेगा। तो वैज्ञानिकों ने बता दिया है भाई साहब, तो आपको मानना पड़ेगा ना, इसीलिए तो हम साइंस पढ़ते हैं, साइंस साइंटिस्ट से रिलेटेड भाई। ठीक है, तो वैज्ञानिक साहब ने बता दिए कि चौथी अवस्था प्लाज्मा होंगे, जो एक उच्च ऊर्जा वाली अवस्था है, और ये भी बता दिया उन्होंने, ये खोज करके बताया ना, तभी तो तारों और सूर्य में पाई जाती है। ठीक है, साथ के साथ जो पांचवी अवस्था है ना दोस्तों, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसके बारे में इन्होंने क्या बताया है? साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, सत्येंद्र बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्हीं के नाम पर ये 5वीं अवस्था पड़ा है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। एक मानव निर्मित अवस्था है ऐसा बताया। ठीक है ना, जिसे अत्यधिक निम्न तापमान पर प्राप्त किया जाता है। और निम्न तापमान कहने का मतलब यहां पे क्या पता है दोस्तों? निम्न तापमान का मतलब यहां पे है परम शून्य ताप, परम शून्य ताप। और परम शून्य ताप मैंने आपको पढ़ाया है कहां पर? फिजिक्स में, है ना, हीट एंड टेम्परेचर वाला लेक्चर आप विजिट करिएगा। ठीक है, वहां पे बताया गया है परम शून्य ताप का मतलब होता है, केल्विन में कहें तो 0 केल्विन। समझ पा रहे हैं क्या? ये इस तापमान पर प्राप्त किया जा सकता है ये 5वीं अवस्था, जिसको हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा अब तक पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है जो प्रायोगिक रूप से बताई गई है, ठीक है, वो है 5, ठोस द्रव गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और एक चीज और बता देता हूं, यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं दोस्तों। मैंने कहा जी जैसे द्रव्य, और यहां पे कहा मैंने द्रव, दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। द्रव्य कहते हैं तो इसका मतलब पदार्थ है, और पदार्थ की अवस्था है द्रव। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? मैटर का मतलब द्रव्य बोलिए चाहे पदार्थ बोलिए, और ये जो द्रव है, इस द्रव का मतलब होता है लिक्विड, जो कि पदार्थ की एक अवस्था है।
इज दैट क्लियर? अब देखो मैं कुछ सवाल आपको दिखाता हूं। सवाल दिखाने से पहले थोड़ा सा मैं और आपको डिटेलिंग में बात कर देता हूं ये पांचों अवस्था के बारे में, तो और अच्छे से क्लियर होगा। मैंने कहा जी वैज्ञानिकों ने पदार्थ की 4 मूलभूत अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, ठीक है, इसको क्या बताया है वैज्ञानिकों ने? 4 मूलभूत अवस्थाएं पदार्थ का, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। लेकिन साथ साथ इसके अतिरिक्त बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है ना, इसको क्या बोला गया है कि कृत्रिम अवस्था है ना। तो इस तरह के 5 अवस्थाएं खोजी गई है भाई साहब वैज्ञानिकों के द्वारा, जिससे कि कुल ज्ञात अवस्थाओं की संख्या बढ़ गई है, ठीक है। तो मैंने कहा पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं तो ठोस, द्रव, गैस और ये प्लाज्मा, ये 4 मूलभूत अवस्थाएं होते हैं पदार्थ का, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि ये प्लाज्मा क्या है जी, तो यह आयनित गैस होती है जो बहुत उच्च तापमान पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों और आयनों से बनी होती है, जैसे तारों में आपको देखने को मिलेगा, तारों में, सूर्य में, ऐसा वैज्ञानिक ने भी बताया, ठीक है जी, बढ़िया। ये प्लाज्मा के बारे में थोड़ा और मैं डिस्कस करूंगा आगे, ठीक है ना। अच्छा, और अतिरिक्त अवस्था है, यह है कृत्रिम रूप से बनाई गई अवस्था, पदार्थ की कृत्रिम रूप से बनाई गई अवस्था है, मानव निर्मित अवस्था बोला गया इसको, ठीक है। और ये कब प्राप्त होता है? तो अत्यंत निम्न तापमान पर, लगभग परम शून्य ताप पर निर्मित हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही क्लास की स्टार्टिंग में बता दिया था, हालांकि उपरोक्त 5 अवस्थाएं सबसे अधिक ज्ञात है, सबसे अधिक ज्ञात है मतलब प्रायोगिक तौर पे देखने को मिलता है, प्रैक्टिकली देखने को मिलता है ये 5 अवस्थाएं। लेकिन वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में और विभिन्न परिस्थितियों में पदार्थ की अब तक 22 से भी अधिक अवस्थाओं की पहचान किए हैं, ठीक है ना। कुल मिलाकर कई दर्जन अवस्थाएं सैद्धांतिक रूप से खोजी गई है, ठीक है ना, जिनमें से कुछ ही प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित की गई है। वैज्ञानिकों का काम है भाई, वो खोज करते रहते हैं, करते रहते हैं, ठीक है। तो जो यूज में है ना, या फिर जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है उसको हमारे सामने, है ना, आम आदमियों के सामने पिक्चर में लाते हैं, दिखाते हैं कि हाँ भाई ये है करके, ठीक है ना। तो वैज्ञानिकों द्वारा अभी तक कितने अवस्थाएं तय की गई है पदार्थ का? तो आप बोलेंगे 5 अवस्थाएं, ठीक है जी। सवाल देख लीजिए, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है, ये सवाल पूछे गए सवाल है दोस्तों, ठीक है ना। एसएससी, रेलवे, व्यापम के अंदर कई बार पूछे गए हैं। तो आप बोलेंगे सर 5 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। कई लोग हड़बड़ी में क्या बोलेंगे पता है कि सर ठोस, द्रव, गैस 3 हो जाएगा, नहीं भाई गलत। कुछ लोग बोलेंगे कि सर 4 हो जाएगा, प्लाज्मा, हाँ प्लाज्मा पढ़े थे, कैसे 4 हो जाएगा? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी तो है ना सर, वो तो मानव निर्मित, अरे जो भी है, लेकिन वो प्रयोगात्मक रूप से है कि नहीं, वैज्ञानिकों ने बताया ना भाई। तो सवाल पढ़िए, अगर सवाल में बोलता दोस्तों, सवाल में बोलता कि पदार्थ की कितने भौतिक अवस्थाएं होते हैं, तो आप बोलते 3, ठीक है। अगर बोला जाता मूलभूत अवस्थाएं बताइए, पदार्थ की मूलभूत अवस्थाएं, तो आप बोलते 4, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को छोड़ देते। लेकिन यहां बोल रहा है अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है, तो यही तो बता रहा हूं ना कब से मैं, 5। मैं इतना बार रिपीट कर दिया हूं इसलिए दोस्तों, क्योंकि ये मिस्टेक आप ना करें, इस वजह से। पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है? ये सवाल 2020 एसएससी एमटीएस में पूछे गए थे दोस्तों, ठीक है ना। तो मैंने कहा जी 5th अवस्था, 5वीं अवस्था है ना, पहले ठोस, दूसरा गैस, नहीं पहले ठोस, उसके बाद द्रव, फिर उसके बाद गैस, फिर उसके बाद प्लाज्मा, फिर लास्ट में 5वीं नंबर पे कौन से आएंगे? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो ये जो सवाल है ना, ये 2 बार पूछे गए हैं ना एसएससी एमटीएस के अंदर, 2020 में भी पूछे गए हैं और 2021 में भी पूछे गए हैं। समझ गया क्या बात? तो ध्यान रखेंगे, बढ़िया।
देखिए दोस्तों, अब हम फाइनली डिस्कस करने जा रहे हैं किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है, हाउ टू चेंज इन स्टेट्स ऑफ एनी मैटर। ठीक है, तो आपके पास ना दो तरीके होते हैं दोस्तों किसी भी पदार्थ की अवस्था में बदलाव लाने का। सर वो क्या क्या तरीके हैं? मैंने कहा जी पहला तरीका, आप उस पदार्थ के तापमान को बदल दीजिए। ठीक है ना, मतलब बाई चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ दैट मैटर, तो आपको ना उस पदार्थ की अवस्था में बदलाव देखने को मिलेगा। एक तरीका यह है, पदार्थ के ताप को बदलकर आप उस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं भाई साहब। दूसरा तरीका सर, आप उस पदार्थ के दाब को बदल दीजिए, तो उस पदार्थ की अवस्था में आप परिवर्तन ला पाएंगे बाई चेंजिंग द प्रेशर ऑफ दैट मैटर। ठीक है ना, उस पदार्थ के दाब में बदलाव लाकर भी आप उस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ला पाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन जब हम उस पदार्थ के तापमान को बदल देंगे। ठीक है ना, तो मैंने कहा जी ये है सर पहला तरीका कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करेंगे उस पदार्थ के तापमान को बदलकर। तो मैं यहां पे एक टेम्परेचर स्केल आपको दिखा के रखा हूं दोस्तों, स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे। ये टेम्परेचर स्केल क्या बताता है? ठीक है ना, जैसे कि मैंने कहा जी ये कोल्ड है और इधर क्या है, हॉट को बता रहा है। मतलब आप जैसे कोल्ड से हॉट की तरफ जा रहे हैं, मतलब पदार्थ को गर्म कर रहे हैं क्या? नहीं, अरे ये बर्फ क्या है, पदार्थ ही तो है। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब ये कोल्ड आगे जाके गर्म होते जा रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या दोस्तों? टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या? यही बता रहा है, यही बता रहा है ये टेम्परेचर स्केल। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? तो मैंने कहा जी पदार्थ की हम अवस्था जान चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड, ठीक है, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। 5 अवस्था होती है, जानते हैं ना हम लोग। तो मैंने कहा जी पदार्थ की कोई भी एक अवस्था लिया मैंने, सॉलिड। ठीक है, अब इस सॉलिड अवस्था को मैं बदलना चाह रहा हूं, पदार्थ की अवस्था को बदलना चाह रहा हूं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, तापमान में बदलाव लाकर। मैंने कहा जी अगर मान लो ये बर्फ का टुकड़ा है तो ये सॉलिड है, अब इसको गर्म करूंगा मतलब इसका टेम्परेचर बदलेगा, और बदलेगा किस तरह से बदलेगा? बढ़ोतरी होगा, इंक्रीमेंट होगा टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों अगर आप सॉलिड को गर्म करेंगे या फिर सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो लिक्विड में बदल जाएगा क्या? अवस्था में बदलाव हुआ। तो सॉलिड से लिक्विड में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? संगलन कहेंगे, जिसको हम मेल्टिंग के नाम से जानेंगे दोस्तों, ध्यान रहेगा। अब मैंने कहा जी ये टेम्परेचर स्केल क्या बता रहे हैं कि जैसे आप ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे कोल्ड से हॉट की तरफ, तो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। इसका मतलब अगर मैं लिक्विड का टेम्परेचर फिर से बढ़ाया, मतलब कंटिन्यू फिर से टेम्परेचर बढ़ाने पे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, इसका मतलब लिक्विड को जरूर गर्म किया होगा मैंने, लिक्विड को मैंने हीट दिया होगा, गर्म किया होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी अवस्था में फिर से बदलाव देखने को मिलेगा, लिक्विड से गैस। ठीक है, तो लिक्विड से गैस अवस्था में बदलाव होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? वाष्पीकरण कहते हैं। मैंने कहा जी लिक्विड मतलब जैसे कि पानी, तो पानी को आप गर्म करिए, गर्म कर रहे हैं मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, एक टाइम बाद बॉइलिंग पॉइंट में पहुंच जाएगा, क्या? उबलना चालू हो जाएगा, भाप बनेगा, जिसको हम कहते हैं वाष्प, वाष्पीकरण। ठीक है ना, जिसको हम कहेंगे वेपोराइजेशन। तो लिक्विड से गैस में बदल गया, पानी से भाप में बदल गया, वाष्प में बदल गया, तो ऐसे प्रक्रिया को बोला जाता है वेपोराइजेशन, जिसमें लिक्विड अवस्था से गैस अवस्था में बदलाव देखने को मिलेगा दोस्तों, हम वाष्पीकरण के नाम से जानेंगे। अब मैंने बताया था जी पदार्थ की जो चौथी अवस्था है प्लाज्मा, ठीक है, इसके बारे में मैं बात करूंगा आगे, ऐसा बोला था, तो अब वो समय आ चुका है। अब मैंने कहा जी टेम्परेचर स्केल क्या बता रहे हैं, जैसे आप
कोल्ड से हॉट की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। इसका मतलब गैस को मैं फिर से गर्म करूंगा। ऑलरेडी ये हाई टेम्परेचर में है, वाष्प बन चुका है ना, भाप बन चुका है, लेकिन इसको मैं और गर्म कर रहा हूं और हीट दे रहा हूं, तो इसका टेम्परेचर और बढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, तो एक टाइम बाद क्या होगा पता है, इस गैस में मौजूद, इस वाष्प में मौजूद जो एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, परमाणु अणु, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चालू कर देगा। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट का मतलब क्या समझे, आयन में परिवर्तित होगा। मतलब गैस में मौजूद जो पार्टिकल है वो आयन में परिवर्तित हो जाएगा, जिस वजह से इस गैस अवस्था से हमको एक नई अवस्था मिलना चालू हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे प्लाज्मा। सर आयन का मतलब, अरे मैं आगे और आपको बात करूंगा, है ना, समझ में आएगा जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर टू चैप्टर। जैसे मैं कहता हूं जी ये क्लोरीन एटम है, ठीक है, मैंने कहा जी क्लोरीन एटम को अगर मैं इस तरह से लिखता हूं क्लोरीन माइनस, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है। क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, उधार ले रहा है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कैल्शियम, तो कैल्शियम को हम आयन के फॉर्म में लिखें तो कैल्शियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। मैंने कहा जी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को अगर मैं लिखना चाहूं आयन के फॉर्म में तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है +2, इस तरह से। आ रही बात समझ में? तो ये क्या कहलाता है, आयंस कहलाता है। क्या कहलाता है, आयंस कहलाता है। तो जब आप गैस को फिर से गर्म करेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे दोस्तों, तो उसमें मौजूद जो कण है, परमाणु है, अणु है, वो आयनित होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो आयन में बदलेगा। तो इस तरह से गैस अवस्था से प्लाज्मा अवस्था में बदलाव देखने को मिलेगा। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, आयनीकरण, क्योंकि आयंस मिलेगा ना दोस्तों। क्या मिलेगा, आयंस मिलेगा। अभी बताया मैंने, जैसे कि एल्यूमिनियम +2 आयन, प्लस का मतलब डोनेट कर रहा है। ठीक है, मैंने बताया था आपको कैल्शियम प्लस, है ना, कैल्शियम प्लस, इस तरह से। समझ पा रहे हैं क्या बात को? ठीक है सर। तो सर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कब मिलेगा? तो मैंने बताया था परम शून्य ताप पर, बहुत ही निम्न ताप पर मिलेगा। मतलब जैसे आपने बहुत हाई टेम्परेचर पे प्राप्त किया प्लाज्मा वाली अवस्था, ठीक है ना, प्लाज्मा वाली अवस्था। तो मैंने कहा जी आप अचानक से ठंडा कर रहे हैं, ऐसे हाई टेम्परेचर वाले पदार्थ की अवस्था को अचानक से ठंडा कर रहे हैं, और ठंडा कर रहे हैं मतलब टेम्परेचर कम कर रहे हैं, लगभग परम शून्य ताप पर पहुंच जाएंगे ना। ठीक है, तो उस पदार्थ के जो कण है ना वो एकदम चिपक जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर ऐसे चिपक जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो वैसी अवस्था को बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, जिसको हम पदार्थ की 5वीं अवस्था कहते हैं दोस्तों, जो मानव निर्मित अवस्था होता है। आपको और डिटेलिंग में इसके बारे में जानना है तो गूगल में सर्च करिएगा। फिलहाल जितना जरूरत है उतना मैंने आपको बताया। सॉलिड से लिक्विड में बदलेगा, मेल्टिंग प्रक्रिया कही जाएगी, संगलन। लिक्विड से गैस तो आप बोलेंगे वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन का प्रोसेस बोलेंगे। गैस से प्लाज्मा अवस्था में बदलेगा तो इसको हम बोलेंगे आयनीकरण, क्योंकि गैस को आप आगे और गर्म करेंगे हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि गैस के जो कण हैं वो आयन में बदलेगा, मतलब आयनीकरण हो रहा है। ठीक है ना। अब इसी में आप रिवर्स भी बात करते हैं दोस्तों, इसी में आप रिवर्स भी बात कर सकते हैं। रिवर्स कहने का मतलब मैंने टेम्परेचर को बढ़ाते गया तो इस तरह से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हुआ। अब मैं वापस जाऊंगा, मतलब मैंने कहा जी हॉट से कोल्ड की तरफ जाऊंगा, तो अब ये टेम्परेचर स्केल क्या बताएगा दोस्तों? ये बताएगा कि आप टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो मैंने कहा जी प्लाज्मा जो कि पदार्थ की एक अवस्था है, इसके टेम्परेचर को आप कम करिए। ठीक है ना। प्लाज्मा से गैस अवस्था में पहुंच जाएंगे, तो गैस से प्लाज्मा में गए थे तो आयनीकरण, आयोनाइजेशन। ठीक है, लेकिन मैंने कहा जी प्लाज्मा से गैस अवस्था में आएंगे तो डी आयोनाइजेशन, वी आयनीकरण बोला जाएगा इसको। ठीक है ना। ये पूछे जाते हैं ये प्रोसेस, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं ऐसे करके। मैंने कहा टेम्परेचर को फिर से कम करो
गैस का टेम्परेचर फिर से कम करो दोस्तों, ठीक है, तो वापस हमको लिक्विड मिल जाएगा क्या, ठीक है ना। यहां पे भाप वाली अवस्था थी, वाष्प वाली अवस्था थी, उसके टेम्परेचर को मैं कम किया, एक टाइम बाद वो फिर से पानी में बदल जाएगा क्या, तो इसको बोला जाता है कंडेंसेशन, हिंदी में बोलेंगे संघनन। ध्यान रहेगा, मैंने कहा जी लिक्विड के टेम्परेचर को आप कम करिए तो फिर से पदार्थ की अवस्था में बदलाव देखने को मिलेगा, लिक्विड से सॉलिड। तो लिक्विड से सॉलिड में हम जाएंगे, जैसे कि आप अपने घर में जो रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रीज होता है, आप पानी का बोतल उसमें रखते हैं, मतलब वो लिक्विड अवस्था में है, आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि वो लिक्विड बर्फ बन जाता है, क्या बर्फ जम जाता है। तो लिक्विड से सॉलिड, इसको बोला जाता है सॉलिडिफिकेशन, जिसको बोलेंगे हिंदी में हम जमना, पानी का बर्फ में जमना। तो रेफ्रिजरेटर एक्चुअली क्या करता है, टेम्परेचर को कम करता है, ठंडा करता है, ठीक है। तो वैसे ही तो हम बात करते आ रहे हैं, टेम्परेचर कम हो रहा है कि इधर, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना, बढ़िया। अब देखिए मैंने कहा जी कई ऐसे सिचुएशन देखने को मिलेगा, जैसे कि कपूर, कपूर के बारे में जानते हैं, बिल्कुल जानते होंगे यार, है ना। हम लोग पूजा करते समय इस्तेमाल करते हैं, जो दीपक होता है ना, उस तेल में हम कपूर मिला देते हैं, जिससे कि वो जो दीपक है वो ज्यादा टाइम तक जले, ऐसा करके हम लोग कपूर का इस्तेमाल करते हैं। तो कपूर क्या होता है जी, सॉलिड होता है क्या, कौन सी अवस्था में होता है, सॉलिड अवस्था में होता है। इस तरह से कपूर देखने को मिलेगा, ये सॉलिड अवस्था में होता है कि नहीं। मैंने कहा जी इस कपूर का आप टेम्परेचर बढ़ा दो, मतलब इसको हीट दो, गरम करो, इसको क्या करो, गरम करो, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ इसका, यही बात है। तो आप देखेंगे कि ना सॉलिड को गर्म करने से लिक्विड मिलता है कि नहीं, मतलब कपूर को गर्म करने से हमको लिक्विड में बदलाव देखने को मिलना चाहिए, ऐसा होता है क्या, नहीं, वो डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, होता है कि नहीं बताइए। तो मैंने ऐसे कहा जी कि अगर कोई ऐसी प्रक्रिया हो रही है जिसमें सॉलिड को गर्म करने से डायरेक्टली गैस में बदलाव देखने को मिलता है, भाप बन जाता है, वाष्प बन जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने बताया कपूर को आप गर्म करिए, उसका टेम्परेचर बढ़ाइए, जो कि सॉलिड है, लिक्विड में बदलना चाहिए, नहीं, वो सीधे गैस में बदल जाता है, सॉलिड से गैस में, ठीक है ना। और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि नैप्थलीन, ठीक है ना, इसको हम वॉशरूम में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, डामर गोली बोलते हैं दोस्तों, डामर गोली, आप उसी को नैप्थलीन कहेंगे केमिस्ट्री के भाषा में। तो मैंने कहा जी नैप्थलीन को आप जलाकर देखना, नैप्थलीन डामर गोली जो कि सॉलिड है, तो उसको गर्म करने से, टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड में बदलना चाहिए, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है भाई साहब, वो गैस में बदल जाता है, गैस में बदल के उड़ जाता है, देखना, जला के देखना। तो सब्लिमेशन जिसको ऊर्ध्वपातन बोलेंगे, इसके लिए एग्जांपल कपूर बताया मैंने, नैप्थलीन बताया, इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, ठीक है ना, एंथ्रासीन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, एनसीईआरटी में ये एग्जांपल बात किए गए हैं, ठीक है ना, और साथ के साथ अमोनियम क्लोराइड मैंने बताया आपको। अच्छा, कई बार ऐसे देखने को मिलेगा इसका रिवर्स मतलब जैसे मैंने कहा ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में सॉलिड से सीधे गैस में बदलने को देखने को मिलता है, सॉलिड अवस्था से गैस अवस्था में बदलाव देखने को मिलता है ऊर्ध्वपातन की कंडीशन में। लेकिन इसका रिवर्स कर दे तो मतलब गैस से सीधे सॉलिड, मतलब ठंडा करने की बात करेंगे हम लोग, गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड मिलना चाहिए, लेकिन डायरेक्टली सॉलिड मिल जाता है। तो ऐसे बदलाव वाली प्रक्रिया को, जिसमें गैस को ठंडा करने से सीधे सॉलिड मिल जाता है, इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन या फिर निक्षेपण, या फिर आप कहेंगे रिवर्स सब्लिमेशन। इसको आप और क्या बोल सकते हैं, रिवर्स सब्लिमेशन, रिवर्स सब्लिमेशन। इसका भी एग्जांपल आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि है ना, पौधे हो गया,
झाड़ियां हो गया जिसमें पत्ते होते हैं, तो आप देखेंगे इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलेगा कि पत्ते में ऐसे बर्फ जमा हुआ है, ऐसा देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है? ये सर्दियों के समय, जिस समय टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? जो आप देख पा रहे हैं पौधे में इस तरह से बर्फ जम जाना, इसको हम बोलते हैं पाली। अरे फ्रॉस्ट बोलते इसी को, या फिर पाला, जैसा बोलना चाहिए बोलिए। ठीक है जी, देखे क्या आपने ऐसा? एक्चुअली बादल में है ना, आप देखेंगे गैस है ना, गैस। ठीक है, और गैस में एक्चुअली वाष्प, वो जो गैस है वो वाष्प के रूप में होता है। ठीक है, अरे जो गैस है बादल में वो वाष्प के रूप में होता है, और वाष्प में आप देखने को मिलेगा जल वाष्प, जिसको हम बोलते हैं वाटर वेपर। ठीक है, अब सर्दियों के समय टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है कि नहीं? और टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो वो जो जल वाष्प है उसका भी टेम्परेचर कम होगा, और जल वाष्प का टेम्परेचर कम होगा ना दोस्तों, तो देखेंगे आप कि वो बर्फ में बदल जाएगा, और बर्फ का वेट ज्यादा होने की वजह से वो जमीन पर गिर जाता है, और जमीन पर मौजूद पौधे पत्तियों में इस तरह से जम जाता है, जिसको हम बोलते हैं पाली। ठीक है, तो गैस का सीधे सॉलिड में बदलाव देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे निक्षेपण। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, मैंने आपको इस तरह के एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो आप डेली लाइफ में देखते हैं मैंने बता दिया। ठीक है क्या? देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, जब उस पदार्थ के दाब को बदल दिया जाए बाई चेंजिंग द प्रेशर ऑफ दैट मैटर। ठीक है ना, मैंने कहा जी, क्या हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होते हैं, जिसको हम देख कर बता देते हैं कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है भाई साहब। ठीक है, अच्छा, और जिस तरह से यहां पे चित्र बना हुआ है तो और देखकर बता पाना आसान है। क्यों? क्योंकि मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि यहां पार्टिकल्स के बीच जो गैप है, पार्टिकल्स के बीच जो दूरी है वो सबसे ज्यादा है क्या? इसके कंपेयर में करें, इसके कंपेयर में देखें तो हां कि ना? यहां पर पार्टिकल्स के बीच जो गैप है, पार्टिकल्स के बीच जो दूरी है, ये बहुत ज्यादा है क्या? ठीक है, तो हम बोलेंगे ऐसी स्थिति को हम गैस वाली स्थिति कहते हैं। ठीक है सर, यहां पर पार्टिकल्स के बीच जो दूरी है ये गैस के कंपेयर में थोड़ा कम है, लेकिन यहां पर बात करें तो पार्टिकल्स के बीच जो गैप है, दूरी है, ये बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत कम। पार्टिकल्स के बीच बहुत कम गैप होना, इसको हम सॉलिड अवस्था बोलते हैं। तो भाई साहब, सॉलिड और गैस के बीच की जो अवस्था है ये लिक्विड अवस्था हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बात को? ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में भी अंतर देखने को मिल रहा है। हम बोल पा रहे हैं कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। पदार्थों की अवस्था में भी अंतर देखने को मिला। कब? जब कणों के बीच की दूरी में अंतर है तब। नहीं, यही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मैं अगर कहता हूं दोस्तों, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा है मैं क्या बनाया, आप फील करेंगे दोस्तों, यहां पे मैं क्या बनाया इसको आप फील करेंगे। ठीक है, इस तरह से एक मैंने डिवाइस बनाया। अब ये डिवाइस क्या है? मैंने कहा जी यहां पर ऐसे मान लो गैस भरा हुआ है या फिर लिक्विड या कोई भी पदार्थ भरा हुआ है। ठीक है जी सर, ये तो एक पिचकारी जैसा दिख रहा है, या फिर आप कह सकते हैं जो डॉक्टर लोग इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ऐसे पिचकते हैं ना, सुई लगाते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा जी यहां पे हम फोर्स लगाएंगे क्या? इस फोर्स को क्या बोलेंगे? प्रेशर फोर्स, दबाव वाला बल। दबाएंगे ना, है ना, इसको ऐसे दबाएंगे, पिचकेंगे। ठीक है, तो होगा क्या? यहां पे जो भी पदार्थ भरी हुई है, पदार्थ की जो भी अवस्था है, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे पार्टिकल है। तो जब आप ऐसे प्रेशर फोर्स लगाएंगे, दबाएंगे, तो पार्टिकल्स पास पास आएंगे क्या? पार्टिकल्स के बीच जो दूरी है, पार्टिकल्स के बीच जो गैप है, उसमें अंतर देखने को मिलेगा। इसका मतलब अवस्था, पदार्थ की अवस्था में भी अंतर देखने को मिलेगा। अरे यही बात है ना जो यहां पे बताया जी मैं, कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर देखने को मिलेगा। तो यहां पे पदार्थ को दबाया जा रहा है, ठीक है ना, किसके थ्रू? ये यहां पे ऐसा एक प्लेट जैसा बना रहेगा,
ठीक है। और इस तरह से एक अरेंजमेंट होगा जिसकी मदद से हम इसको दबाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं पिस्टन। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? पिस्टन। पिस्टन का काम होता है दबाने का, ठीक है, कंप्रेस करने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा जी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, दाब परिवर्तन का प्रभाव यहां पे आप देख सकते हैं और अच्छे से, ठीक है। यहां जो भी बातें लिखी हुई है ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं पिछले वाले स्लाइड में, लेकिन यहां और भी मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से कनेक्ट करना चाहूंगा। आप देखेंगे यहां पर जो भी पदार्थ की अवस्था है यहां पर, ठीक है, बिल्कुल अंतर दिखाई दे रहा होगा। हाँ सर, पार्टिकल्स दूर दूर में है, बहुत ज्यादा दूर दूर में है, यहां थोड़ा कम दूर है ना। पार्टिकल्स की भी जो दूरी है इसके कंपेयर में थोड़ा कम है, लेकिन यहां पे बात करें तो पार्टिकल्स के बीच जो गैप है, पार्टिकल्स के बीच की दूरी बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत कम है, ठीक है। तो पदार्थ की अवस्था में भी अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंने कहा जी ये एक सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर में कोई पदार्थ भरी हुई है, ठीक है। अब ये पदार्थ का नामकरण अगर मैं करना चाहूं कि ये कौन सी अवस्था में, गैस अवस्था में, लिक्विड अवस्था में, सॉलिड अवस्था में, तो आपको 3 ऐसे अवस्था दी गई है। तो इस हिसाब से एक अंदाजा लगा सकते हैं क्या सर, यहां पर पार्टिकल के बीच जो गैप है ना वो सबसे ज्यादा है इस वाले अवस्था में। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसका मतलब पार्टिकल्स के बीच गैप कौन सी अवस्था में सबसे ज्यादा होता है? गैस वाली अवस्था में। तो ये गैस के पार्टिकल, मतलब यहां पे गैस भरा हुआ है, यही कहेंगे क्या? अब मैंने कहा जी इस गैस अवस्था वाले पदार्थ को मैं दबाना चाह रहा हूं, प्रेशराइज करना चाह रहा हूं, प्रेशर फोर्स लगाकर। अरे प्रेशर फोर्स लगाना पड़ेगा तभी तो मैं दबा पाऊंगा इस पदार्थ, और जैसे मैं इसको दबाऊंगा, इस गैस अवस्था वाले पदार्थ को मैं दबाऊंगा, कंप्रेस करूंगा। कंप्रेस करने का मतलब संपीड़ित करना, ठीक है। तो पार्टिकल्स पास आएंगे, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भाई ये जरूर लिक्विड रहा होगा, फिर मतलब लिक्विड में बदल गया होगा क्या? हाँ सर, लिक्विड में बदल गया होगा। फिर मैं कहता हूं कि पिस्टन के थ्रू अब इस लिक्विड अवस्था को फिर से मैंने प्रेशराइज करने की चाहत रखा, कंप्रेस करने की चाहत रखा, संपीड़ित करने की चाहत रखा। तो अब पार्टिकल्स के बीच जो गैप इसके कंपेयर में थोड़ा कम दिख रहा था, और कम हो जाएगा क्या? मतलब अब ये किस में बदल जाएगा? सॉलिड में बदल जाएगा। यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ठीक है। तो अब ये जो बात यहां लिखा हुआ है इसको और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे आप। किसी सिलेंडर में भरी गैस, ठीक है, किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दबाव लगाने या फिर संपीड़ित करने मतलब कंप्रेस करना, ठीक है। पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप देख पाएंगे कि इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। हाँ सर, कम हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या फिर दाब घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो इस तरह से ना पदार्थ के दाब में परिवर्तन करके हम उसकी अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। मैंने कहा जी आप वापस से अब रिवर्स चलिए। जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते गए तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड हुआ। अब प्रेशर को कम करना चालू करो, प्रेशर को कम करना चालू करेंगे तो ये सॉलिड से लिक्विड मिलेगा, और कम करेंगे तो लिक्विड से गैस मिलेगा। जैसे हम टेम्परेचर की केस में बात किए थे, एक बार टेम्परेचर बढ़ाते गए, फिर वापस हम घटाते गए। ऐसे किए थे कि नहीं किए थे? बहुत बढ़िया सर। आगे चलिए, अब कुछ इन्हीं बातों से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बातें हम करने जा रहे हैं जो डेली लाइफ में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। मैंने कहा जी दबाव बढ़ाना मतलब प्रेशर को इंक्रीज करना। किसी गैस पर उच्च दबाव डालने से मतलब प्रेशर बढ़ाने से गैस के कण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं क्या, जिससे उनके बीच की दूरी कम हो जाती है। ये तो बहुत आसान सी बात है सर, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। नहीं, कौन सी अलग बात है? कोई अलग बात नहीं। किसी गैस पर
उच्च दबाव डालने से गैस के कण एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं, जिससे उनके बीच की दूरी कम हो जाती है। तो बहुत अच्छे से सीख चुके हैं हम लोग, कोई नई बात नहीं है। मैंने कहा जी दूसरा फैक्ट बात, तापमान कम करना मतलब टेम्परेचर को डिक्रीज करना। तापमान कम करने से गैस के कणों की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे उनके बीच आकर्षण बल अधिक प्रभावी हो जाता है। ठीक है, ये दोनों सेम बात है दोस्तों। जैसे कि दबाव डालने से गैस के कण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, वैसे ही गैस का टेम्परेचर कम कर देना मतलब ठंडा करना। इसका मतलब हम एनर्जी को कम कर रहे हैं। जैसे कि मैं बोलता हूं दोस्तों, अपोजिट बात कर रहा हूं कि मैं अगर टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं किसी भी पदार्थ का, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं मैं, मतलब उसको मैं एनर्जी दे रहा हूं क्या, और एनर्जी दूंगा तो भाई साहब एनर्जी जैसे आता है आदमी के पास, उसके बाद फिर फड़फड़ाने लगता है ना, पावर दिखाता है, ठीक है, भागने लगता है इधर उधर, एनर्जी मिल गया ना उसको। ठीक है, कब हुआ? जब उसका टेम्परेचर बढ़ गया, पावर बढ़ गया ना, यही बात हुआ ना। लेकिन मैं कहता हूं कि आप पदार्थ का टेम्परेचर कम कर दो, जैसे कि गैस का टेम्परेचर कम कर दिया, तो गैस का टेम्परेचर कम करने से गैस का पावर कम हो जाएगा। ठीक है, उसका एनर्जी कम हो जाएगा, कम पावर दिखा पाएगा, मतलब उसमें मौजूद जो कण है उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, और उसकी ऊर्जा कम हो जाने की वजह से, ठीक है, एक दूसरे के बोलेंगे भैया कि आइए हम पास पास आ जाते हैं भाई साहब सारे के सारे कण, जिससे कि थोड़ा सा हम मजबूती फील करें, क्योंकि सबका एनर्जी तो कम हो चुका है टेम्परेचर कम होने की वजह से। ठीक है, तो गैस पर उच्च दबाव डालने से गैस के कण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और यही परिणाम तापमान को कम करने से भी देखने को मिलेगा। क्या? गैस के ताप को कम करने से कणों की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, पावर कम हो जाता है, जिससे वे एक दूसरे की ओर आएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल कम हो चुका है दोस्तों, यही बोलेंगे ना। ठीक है, सारे के सारे पार्टिकल, मतलब आकर्षण बल अधिक प्रभावी हो जाएगा। इसका मतलब सारे के सारे पार्टिकल्स के बीच जो गैप है वो बहुत कम हो जाएगा, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो दोनों में सेम रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ सर, बात तो सही है। मैंने कहा जी संयुक्त प्रभाव मतलब कंबाइंड इफेक्ट देखना चाहे हम लोग। कंबाइंड इफेक्ट मतलब समझ पा रहे हैं? मैंने कहा उच्च दबाव मतलब हाई प्रेशर, ठीक है, और साथ के साथ लो टेम्परेचर। ठीक, गैस का प्रेशर हाई रखिए और गैस का टेम्परेचर लो रखिए, दोनों को एक साथ आप इस तरह से बात करें तो इसको बोलेंगे कंबाइंड इफेक्ट। तो अधिकांश गैसों में क्या देखने को मिलेगा? अधिकांश गैसों के कुशलतापूर्वक द्रवीकरण और उनकी द्रव अवस्था बनाए रखने के लिए यह जरूरी होगा। क्या जरूरी होगा? ये कंबाइंड इफेक्ट, जिसको हम बोलेंगे हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। समझ पा रहे हैं क्या? अरे ये गैस वाली अवस्था में है, पार्टिकल्स के बीच जो गैप है वो सबसे अधिक होता है गैस वाली अवस्था में। ठीक है, मैंने कहा जी इसका टेम्परेचर क्या कर दिया? लो कर दिया, टेम्परेचर लो, और साथ के साथ प्रेशर हाई कर दिया। तो ये पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, जिससे क्या मिलेगा? लिक्विड मिलेगा। क्या? तो गैस है ना, गैस का टेम्परेचर कम और प्रेशर हाई रखने से, ठीक है, कुशलता पूर्वक वो द्रव में आ जाएगा, और द्रव अवस्था में बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि उच्च दबाव होना चाहिए, ठीक है ना जी, और निम्न तापमान होना चाहिए। ये सवाल पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है ना। मैंने ये सवाल दिखाया आपको यहां पे, ठीक है। अधिकांश गैसों की कुशलता पूर्वक द्रवीकरण और उनकी द्रव अवस्था बनाए रखने के लिए खाली स्थान आवश्यक है। तो आप बोलेंगे हाई टेम्परेचर ना, अरे टेम्परेचर हाई होगा तो पार्टिकल्स को एनर्जी मिल जाएगा, इधर उधर भागना चालू कर देगा, ठीक है। इधर उधर भागना चालू कर देगा मतलब वो एक दूसरे के करीब कहां हुआ? नहीं हुआ। करीब होना जरूरी पार्टिकल्स का, उसके लिए निम्न तापमान चाहिए। क्या? हाँ सर।
और उच्च दबाव होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, उच्च दबाव और निम्न तापमान दोनों आवश्यक है भाई साहब। तो इस तरह से सवाल के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और इसको बेहतरीन तरीके से कंसेप्चुअली आप फील कर पाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अब देखिए एक और बात मैं आपको बताता हूं, जैसे कि हम हमारे घरों में किचन में जो सिलेंडर इस्तेमाल होता है, गैस सिलेंडर, ठीक है, हम गैस सिलेंडर जरूर बोलते हैं, और उसके अंदर जो गैस भरी हुई है ऐसे हम बोलते हैं ना, एक्चुअली गैस तो है वो, लेकिन हम उसको संपीड़ित करके, कंप्रेस करके उसकी अवस्था को बदल कर रखे होते हैं, ठीक है। और अवस्था किस में होता है, वो लिक्विड अवस्था में, लिक्विफाइड स्टेट में होता है भाई साहब जो गैस होता है, एलपीजी गैस, ठीक है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं एलपीजी, ठीक है। एलपीजी का मतलब क्या होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गैस का प्रेशर हाई है सिलेंडर के अंदर में और टेम्परेचर लो है, मतलब उसको हम द्रवीकरण करके रखे हुए हैं। और गैस को स्टोर करके रखना, ठीक है, थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन लिक्विड को स्टोर करके रखना ये आसान होता है। तो हैंडलिंग पर्पस से हम एलपीजी गैस को सिलेंडर के अंदर स्टोर करके रखते हैं, लेकिन किस फॉर्म में, लिक्विफाइड फॉर्म में, ठीक है ना। हाई प्रेशर रहता है और लो टेम्परेचर रहता है। इसीलिए तो दोस्तों, जैसे ही आप अगर सिलेंडर का जो भी रेगुलेटर उसको ओपन करेंगे, ठीक है ना, तो आपको देखने को मिलेगा वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा जरूर, ठीक, लेकिन जैसे ही वो एटमॉस्फेयर, नॉर्मल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा, जहां पे प्रेशर बहुत कम था, सिलेंडर के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा था, इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में था। अब जैसे ही वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में आएगा, ठीक है, एक साधारण वातावरण में आएगा, तो तुरंत गैस में बदल जाएगा, क्योंकि प्रेशर कम है ना। नॉर्मल एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो कम है, सिलेंडर के अंदर प्रेशर हाई था, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक है दोस्तों। तो सवाल पूछा जाता है कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, ठीक, यह सामान्य ईंधन है जिसमें कौन कौन से मिश्रण देखने को मिलेगा, क्या क्या होता है उसमें, तो आप बोलेंगे प्रोपेन और ब्यूटेन। ये सवाल पूछे जाते हैं कि एलपीजी गैस किसका किसका मिश्रण है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है, जिसे पोर्टेबल टैंकों में आसानी से संग्रहित करने के लिए दबाव में द्रवीकृत किया जाता है। द्रवीकृत मतलब लिक्विफाइड करके हम इजी स्टोरेज के पर्पज से इस तरह से बात करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये सिलेंडर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी, जिसमें प्रोपेन और ब्यूटेन देखने को मिलता है, और इसको किस फॉर्म में रखा जाता है, लिक्विफाइड फॉर्म में, संपीड़ित करके रखा जाता है दोस्तों, मतलब गैस को लिक्विफाई करके रखा जाता है सिलेंडर के अंदर। वैसे ही मैंने कहा जी, अस्पतालों में जैसे आप ऑक्सीजन सिलेंडर देखे होंगे, ठीक है, तो उसको भी संपीड़ित करके, कंप्रेस करके, है ना, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर के साथ सिलेंडर में स्टोर करके रखा जाता है। द्रवीकृत कंडीशन में होता है दोस्तों, लिक्विड कंडीशन में होता है, ठीक है ना। जैसे कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर है दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि लिक्विफाइड स्टेट में स्टोर करके रखना आसान होता है ना, इसलिए। तो अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होता है, और संपीड़ित गैस का मतलब क्या होता है, लिक्विफाइड गैस को हम द्रवीकृत करके रखते हैं दोस्तों, ठीक है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, जिसमें मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन होता है, इसका उपयोग किया जाता है वाहनों में, देखने को मिलता है। वो सीएनजी गैस होता है, क्या होता है जी, सीएनजी गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसको भी संपीड़ित करके रखा जाता है, संपीड़ित करके मतलब कंप्रेस करके लिक्विफाइड कंडीशन में रखा जाता है, क्योंकि गैस को स्टोर करके रखना थोड़ा तकलीफ होता है, इसलिए हम उसको लिक्विफाई करके रखते हैं दोस्तों। मैं कितना बार रिपीट कर दिया इसको, ठीक है, ताकि आपके दिमाग से ये बात निकलना नहीं चाहिए। तो दो इंपॉर्टेंट बातें, सीएनजी में मुख्य घटक क्या होता है, तो मीथेन होता है, सवाल पूछे जाते हैं। और एलपीजी गैस में किसका किसका मिश्रण होता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन का,
ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सवाल पूछा गया तरलीकृत या फिर द्रवीकृत बोलते हैं दोस्तों इसी को, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस जिसको हम एलपीजी कहेंगे, निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। मैंने कहा सीएनजी जो कि वाहनों में इस्तेमाल होता है, इसका मुख्य घटक क्या है? तो आप बोलेंगे मीथेन। ये सवाल सब पूछे गए सवाल है, ठीक है ना। अब देखिए एक यहां पे काफी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं, किसके बारे में? एथिल मरकैप्टन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछे भी गए हैं। और इसका दूसरा नाम क्या होता है ये भी ध्यान रखना है, एथेंथियोल। एथिल मरकैप्टन इसका दूसरा नाम एथेंथियोल भी होता है। और ये है क्या चीज मैं बताता हूं आपको, ठीक है। पहली बार इसका मैं रासायनिक फार्मूला बता देना चाहूंगा, कई बार इसके फार्मूला के बारे में पूछ दिया जाता है। एथिल मरकैप्टन इसका रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला क्या होता है दोस्तों? तो C2H6S, या फिर हम इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम बात है। मैंने कहा यहां कार्बन के 2 परमाणु है तो इधर भी 1 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 6 परमाणु तो इधर भी 3 2 1 6 परमाणु, ठीक है। और यहां पे S तो यहां पर भी S, ठीक है। तो इस तरह से CH3 CH2 SH इस फॉर्म में भी आपको ध्यान रखना है, C2H6S इस फॉर्म में भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन अलग अलग आपके पास दिए हो सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट में। तो एथिल मरकैप्टन का रासायनिक फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट। अब देखिए एथिल मरकैप्टन जिसे एथेंथियोल भी कहा जाता है, ठीक है, इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं हम लोग, कुछ फैक्ट्स बातें। ये एक रंगहीन, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता, एथिल मरकैप्टन का कोई रंग नहीं होता भाई साहब, बिल्कुल रंगहीन होता है, ठीक है। अत्यधिक ज्वलनशील द्रव होता है जिसकी एक बहुत ही तेज और अप्रिय गंध होती है, अप्रिय गंध, मतलब इसका गंध तो होता है लेकिन इसका रंग नहीं होता, और गंध भी कैसा? अप्रिय गंध। और ये अप्रिय गंध क्यों होता है? तो इसके पीछे भी लॉजिक है, आगे हम बात करते हैं। तो अप्रिय गंध होता है और इसका इस्तेमाल भी इसी वजह से किया जाता है क्योंकि हमको ये इंफॉर्मेशन मिल पाए कि यहां पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है। इस वजह से इस अप्रिय गंध हमारे सिलेंडर में इस्तेमाल होता है दोस्तों। सिलेंडर में, कौन सा सिलेंडर? जो एलपीजी गैस सिलेंडर होता है, मैं आप आगे बात करूंगा, ठीक है। तो इसका जो गंध होता है वो बिल्कुल सड़ी पत्ता गोभी या स्कंक जैसे होती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस और प्रोपेन जैसी गंधहीन गैसों में रिसाव का पता लगाने के लिए चेतावनी एजेंट के रूप में किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये जो प्रोपेन है ये कहां पे देखने को मिलता है? एलपीजी सिलेंडर में देखने को मिलता है, ठीक है, घरों में इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर में। तो आप देखेंगे कभी गैस का रिसाव होता है, ठीक है ना, तो हमको पता कैसे चलता है? एक गंध आता है, एक तीक्ष्ण गंध, अप्रिय गंध, ठीक है, अप्रिय गंध। तो वो गंध किसका है एक्चुअली? एथिल मरकैप्टन का। तो एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है दोस्तों इस वजह से कि आपको ये पता चल पाए कि गैस का रिसाव हो रहा है भाई साहब, ठीक है, गैस का रिसाव हो रहा है, ये बताया जा सके, इसलिए एक एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो डिड यू रीड, क्या आपने ये पढ़ा था कभी कि एलपीजी में क्या मिलाया जाता है? तो ध्यान रखना एथिल मरकैप्टन, और इसी एथिल मरकैप्टन को हम क्या बोलते हैं? एथेंथियोल के नाम से भी जानते हैं। तो एथेंथियोल, एथिल मरकैप्टन एलपीजी गैस की आसानी से पहचानी जाने वाली गंध है, जो एक विशिष्ट गंध वाला एक स्पष्ट तरल है दोस्तों। और ध्यान रखना ये काफी जहरीले हैं, ठीक है, ये हार्मफुल है आपके लिए। मैंने कहा जी लंबे समय तक एथिल मरकैप्टन के संपर्क में रहने से लाल रक्त कोशिकाओं को नुकसान होता है, जिससे एनीमिया हो सकता है भाई साहब, ठीक है। और ये तो वैसे भी एक अप्रिय गंध होता है, गैस का रिसाव होता है। तो क्या आपको अच्छा लगता है क्या किचन के अंदर जब गैस का गंध है ना, एथिल मरकैप्टन का जो गंध आता है वो गंध प्रिय गंध है? क्या आपको अच्छा लगता है? हा कितना मस्त गंध आ रहा है, ठीक है? नहीं भाई, वो अप्रिय गंध है जो आपके लिए हार्मफुल है, ठीक है, नुकसानदायक है। लंबे समय तक कांटेक्ट में रहेंगे तो आपके लाल रक्त कोशिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे एनीमिया रोग होने की पॉसिबिलिटी होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये सवाल पूछे गए हैं। एलपीजी गैस की
आसानी से देखी जाने वाली गंध, ठीक है ना, निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो आप बोलेंगे एथेंथियोल या फिर एथिल मरकेप्टन भी बोलते हैं इसी को क्या बोलते हैं? एथिल मरकेप्टन। दोनों नाम याद रखिएगा, एथिल मरकेप्टन। ठीक है, अरे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दाब में परिवर्तन लाकर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। जैसे गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस अवस्था लिक्विड अवस्था में बदल जाता है, लिक्विफाइड हो जाता है, द्रवीकृत करना बोलते हैं। ठीक है ना, मैंने कहा जी अगर लिक्विड का प्रेशर और बढ़ा दिए, ठीक है, तो लिक्विड अवस्था से वो सॉलिड अवस्था में आ जाएगा, ठोस अवस्था में बदल जाएगा। तो इस तरह से आप जैसे जैसे दाब बढ़ाते जाएंगे तो पदार्थ की अवस्था में बदलाव देखने को मिलेगा। वैसे ही दाब को घटाएंगे तो भी पदार्थ की अवस्था में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल और मैं दिखाता हूं। जैसे कि मैंने कहा जी आप जैसे कोई शादी फंक्शन में गए होते हैं या फिर कोई सेलिब्रेशन चल रहा होता है, तो इस तरह से धुआं धुआं दिखाई देता है। ये धुआं कहां से निकलता है सर? तो ऐसे ना कुछ मटके जैसा बर्तन रखे होते हैं जहां से धुआं निकल रहा होता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे धुआं निकल रहा है, यहां से भी ऐसा निकल रहा है। ठीक है, तो मटके के अंदर कुछ ना कुछ पदार्थ होगा, वही पदार्थ तो बाहर आ रहा है धुआं के फॉर्म में, आप देख पा रहे। तो मटके के अंदर एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लेकिन वो किस फॉर्म में होता है, किस स्टेट में होता है? ठोस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। मतलब जरूर हमने उस गैस को संपीड़ित करके ठोस अवस्था में लाकर इस मटके के अंदर रखे रहे होंगे, जो नॉर्मल वातावरण के कांटेक्ट में आया और गैस की तरह इस तरह से फैलने लग गया होगा। यही बात होगा। अरे जिस तरह से हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी गैस को हाई प्रेशर के साथ सिलेंडर में हम स्टोर करके रखते हैं द्रवीकृत अवस्था में, है ना, द्रवीकृत अवस्था में मतलब लिक्विफाइड स्टेट में हम स्टोर करके रखे होते हैं सिलेंडर के अंदर, है ना, एलपीजी गैस को जी। तो वैसे ही यहां पे जो धुआं बर्तन से निकल रहा होता है ये एक गैस होता है जिसके प्रेशर को हमने बढ़ाया, मतलब संपीड़ित किया तो लिक्विड बदल गया होगा, और बढ़ाया प्रेशर को, मतलब हाई प्रेशर के साथ कंप्रेस करके रखें तो वो सॉलिड स्टेट में आ गया होगा। तो सॉलिड स्टेट में होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड मटके के अंदर, और जैसे ही ये नॉर्मल वातावरण के कांटेक्ट में आता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब बाहर का प्रेशर कम है, तो वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है जिस स्टेट में उसको होना चाहिए, गैस स्टेट में, और गैस में आ गया गैस स्टेट में तो फैल जाता है। यही बात है। तो ये जानकारी आपको होना चाहिए दोस्तों। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है, दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल सकती है, बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस अभी तो बताया मैं, ये मटके में भरा हुआ जो गैस है यही तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है दोस्तों। बिल्कुल सुना है सर। इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है उस मटके के अंदर। ठीक है ना, जब वायुमंडलीय दाब का माप, वायुमंडलीय दाब मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम पास्कल से मापते हैं, प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल होता है। ठीक है जी, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है ना, तो जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है, ठीक है, मतलब मटके के अंदर भरा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ठोस अवस्था में था, अब इसको खुला छोड़ देते हैं, मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में आएगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब बाहर जो वातावरण है उसका जो प्रेशर है वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्रेशर कम है। ठीक है, और मटके के अंदर प्रेशर ज्यादा है, तो प्रेशर कम होने की वजह से वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना ये सीधे गैस अवस्था में आ जाता है, मतलब सीधे अपने ओरिजिनल अवस्था में आ जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ, ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रहेगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला जाता है? शुष्क बर्फ। कई बार सवाल भी पूछे गए हैं दोस्तों।
ठीक है, जितना भी पॉइंट्स बताता हूं उन सारे पॉइंट्स के बारे में सवाल आपको देखने को मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए या फिर आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है वहां भी आपको देखने को मिलेंगे। शुष्क बर्फ किसे बोला जाता है? तो आपका जवाब होना चाहिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। इज दैट क्लियर? तो आशा करता हूं दोस्तों आज का यह सेशन बड़ा ही मजेदार सेशन रहा होगा आपके लिए। तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर बताया करें दोस्तों, ठीक है। और मैं शुरू से बात बोलते आ रहा हूं कि आपको अगर एक बेहतरीन कमांड चाहिए रसायन विज्ञान के अंदर या पूरे जनरल साइंस के अंदर, तो आपको सारे लेक्चर्स ना सीक्वेंस में फॉलो करना होगा दोस्तों, ठीक है। मैं प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं, क्लास पीडीएफ नोट्स क्लास के बाद आपको अवेलेबल करा दिया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स एकेडमी बाय खोमेश सर। आप सर्च करिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में जरूर शेयर किया करें वीडियो के लिंक को, चैनल के लिंक को, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम रीच कर सके, हमारा कंटेंट रीच कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट्स हो सके दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू और टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।